तो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन में जहाँ तक हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिखाना जरा। अच्छा, रिलेशन देखा था भाई, यूनिफॉर्म शब्द नहीं लिखा था है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हुई थी। अच्छा, केवल हमने ये देखा था, बाकी ये सब देख लिए थे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती थी। चलिए, तो सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा था जो रेडियल या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आता था v²/r रहता था। r रहता था रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा हमने ये भी देखा था भाई, यहाँ पर ये वैल्यू रहती थी r⍵²। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, जैसे ये सर्कुलर मोशन बनाया, सर्कुलर पाथ बनाया, तो अगर इसको कर्व पाथ में मूव करना है तो इसमें क्या कहिए, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा। अगर अलोंग द टेंजेंट है तो ये क्या रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt, ये इसकी वेलोसिटी इधर रह गया। अब अगर हम एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स। तो इस फोर्स को बोला जाएगा सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सेंटीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यह मास से मल्टीप्लाई कर दिया, mr⍵² हो गया था, सेंट्रीफ्यूगल भी हो गया था। अजय बताना था, इस पे हमने क्वेश्चन करा दिया था नेट एक्सेलरेशन। अच्छा, तो इसी कर लेते हैं, इसी फिर बना लीजिए। अब जैसे दो एक्सेलरेशन रहे, एक की डायरेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल और दूसरे की ये है वर्टिकल। अगर नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने थीटा बनाया, तो नेट एक्सेलरेशन, तो ए रिजल्टेंट, तो ये रहेगा AR² प्लस क्या रहेगा AT²। अब AR², रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू है v²/r, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस इसका रहेगा AT²। तो रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर करेंगे v⁴, इधर आएगा r², और ये तो वैल्यू दी जाएगी, इसको रख देंगे। डायरेक्शन देखेंगे भाई, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो tan θ हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, तो रहेगा परपेंडिकुलर आ जाएगा इसके बराबर, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन, ये आ जाएगी डायरेक्शन। ठीक, लिखेंगे एक न्यूमेरिकल। A particle is moving in circular path. A particle is moving in circular path of radius 4 meter with speed 2 meter per second. With speed 2 meter per second. Find the net acceleration. Find the net acceleration if its velocity increases at the rate of 4 meter per second square. Increases at the rate of 4 meter पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन पता करना है, तो हम लोगों ने नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये लिखा है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन AR² प्लस AT²। हाँ, तो जल्दबाजी मत किया करो, क्योंकि वैसे ही आदत पड़ जाएगी फिर। भाई बहुत ज़्यादा जो समय रहता है 10 सेकंड 20 सेकंड का अंतर रहता है। चलो ऑप्शन ही बना देते हैं, तुम जो है कितना 17। और किसी को चार और बताए, √17 ही। अच्छा, चलिए
अब देखिए जहाँ पर उसने ये लिखा हो कि इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, वो अंडरलाइन कर लेना, वो रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ मतलब ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर हम लोगों को क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू 2 दे रखी है, करेंगे हम 2 का होल स्क्वायर, ये आर की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये आ जाएगा 4 और बाई 4 वैल्यू कितनी हो गई 1। तो रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंजेंशियल ये दे रखा है, तो निकालेंगे रिजल्टेंट। तो ये देखो लिखा रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, रेडियल है 1 तो 1 का होल स्क्वायर और ये दे रखा है 4 तो 4 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 आया, ये हो गया 16। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो पहुंचाएगा √17 बस। देखिए ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि जिसमें आपको पता है जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप सीधे सीधे सब कुछ वैल्यू आपको पता चल रही, फॉर्मूला भी याद आ जा रहा है, तो वहाँ थोड़ा सावधान हो जाओ। सावधान होने का मतलब है कि जनरली सिली मिस्टेक सब करते हैं, और इतना सावधान होने में ऐसा नहीं कि बहुत घंटों लगेंगे, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड 5 सेकंड का अंतर रहता है जा करके, और उसके चक्कर में आप अपना क्वेश्चन गलत कर दो जल्दबाजी में, तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ सब आपको वैल्यू भी पता चल रही है, फॉर्मूला भी पता चल रहा है, इसके बावजूद भी अगर गलत हो जा रहा है तो फिर वो कहानी सही नहीं है, वो कहानी फिर हॉरर मूवी बन जाएगी। बाद में अपने आप से डरोगे कि अरे यार मैंने ये गलत कर दिया, ये मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। अब जो तो हो गया सो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। माँ की वैल्यू यही रखते हैं। देखिए अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg is rotating in circular path, is rotating in circular path of radius 4 meter with velocity 2 meter per second. Full stop. If its velocity increases 2√2 meter per second in 1 second, 2√2 meter per second in 1 second, then find its net acceleration. Then find its net acceleration. अब देखिए क्या क्या भाई, इस वेलोसिटी और रेडियस से तो वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा रेडियल। अब ये जो वैल्यू दी रखी है, देखो लिखने का तरीका बदल दिया और कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम बोलते थे कि ये बोला गया कि भाई इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, अब यहाँ पर देखो ये लिखा है वेलोसिटी, ये क्या लिखा है टाइम, मतलब इतनी वेलोसिटी इतने टाइम में बढ़ रही थी, वेलोसिटी अपॉन टाइम हुआ ना, ये क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर ही तो हो जाएगा, 2√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस लिखने का तरीका बदल दिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम dv अपॉन dt यही तो रहता है। तेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन अभी हम लोग देख ही चुके थे, वैल्यू वही रही जाकर वी स्क्वायर बाई आर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4r की वैल्यू ये, तो ये रहा जाकर के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो ये रहेगा AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AR मतलब ये है 1 का स्क्वायर, AT की स्क्वायर मतलब ये है 2√2 का होल स्क्वायर।
तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और रूट 2 को जाएगा 2, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9। आंसर अपना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस, तो कुछ नहीं करेगा, लिखने का तरीका बदल देगा और बात वही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे सेंट्रीपिटल क्या होता था सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल होगा सेंटर से अवे, मतलब बाहर की तरफ रहेगा। तो पहली बात यह है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यह एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स मतलब आभासी, ऐसा आभास होगा हमें, ठीक है। वो नहीं कहते अरे यार आभास हो रहा है यहाँ कुछ है, ठीक है है कि नहीं, लेकिन कुछ है नहीं। तो अब ये एक स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है। अब अगर ये है तो जब पहले से कुछ होगा तभी तो लोग बोले धुआं तो तभी होगा जब पहले आग होगी, ठीक है। अब स्यूडो फोर्स क्यों है, जैसे अब इसके पहले कहा गया भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में हम लोगों से ये कहा गया पहले से जो फोर्स मौजूद होगा वही काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। अब पहले से मौजूद जो फोर्स जो भी हम उस कंडीशन में देखेंगे वो पता चलेगा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का, मतलब मैग्नीट्यूड क्या mv²/r, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगी। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर। Its direction is away from the center. Third point, its magnitude is equal to centripetal force. हाँ ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए आगे हम लोग जब पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे, एक रहेगा इनर्शियल फ्रेम और दूसरा रहेगा नॉन इनर्शियल। तो ये कहा जाएगा भाई जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो 3 लॉ रहेगा ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, वो एप्लीकेबल रहते हैं इनर्शियल फ्रेम के लिए। इनर्शियल फ्रेम उनको कहते हैं जहाँ जो किसमें हो, जिनका एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन 0 मतलब हम इसलिए कह रहे हैं उनकी वेलोसिटी अगर है तो रहेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन उनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब ऐसे भी रहते हैं जैसे उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि लिफ्ट ऊपर तरफ जा रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके लिफ्ट की रीडिंग बताइए क्या होगा। तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, वो हो गया कैसा, नॉन इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल में अगर हम न्यूटन लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम स्यूडो फोर्स का। क्या होता है स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स वही रहेगा कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके हम अपोजिट कर देंगे, मतलब माइनस साइन लगा देंगे। सिंपल से जैसे हमने आपको एग्जांपल जब बता रहे थे चेंज इन वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे थे, तो हमने कहा जैसे मतलब पतंग है, पतंग दुकान से खरीद के जब घर की तरफ जाते थे ना, कई बार बड़ी खुशी हो जाती थी, लेके ऐसे भाग दिए, फट जाती थी रास्ते में फिर वो ठीक है। अब तुम फिर कैसे पैसा मांगो, ठीक है, फिर ये उसमें करो जाकर, तो फिर ये होता है ना, फिर तो दोस्त लोग कहते बोले ऐसे लगा लो पेट में, फिर चलोगे नहीं फटेगी, ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ भाई, जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारा एक्सेलरेशन आगे की तरफ जा करके ना, तो उस पतंग पे हमारा है एक्सेलरेशन, ठीक, एक्सेलरेशन हो गया तो क्या बात हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब उस पर जो फोर्स लगेगा पतंग पे किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मान लीजिए ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है, इस पर फोर्स m/a लग रहा है, यहाँ पर कोई हमने ब्लॉक रख दिया, इस ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, तो हम ये माइनस साइन लगा देते हैं, ये डायरेक्शन ही बता रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है -m/a, तो इसको अगर कैपिटल M कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन हमने इस ब्लॉक का रखा और मास इस पे फोर्स निकाले, तो इसके मास से हमने रख दिया, तो फोर्स कितना लगेगा, पीछे तरफ रहेगा जा करके। सिंपल सी बात होती है, कई बार कहीं भी देख लीजिए व्हीकल मतलब ऐसे रहते हैं, जैसे क्वेश्चन भी हम लोग NCERT उसमें करेंगे जब फ्रिक्शन वगैरह पढ़ेंगे। मान लो कोई ट्रक जा रहा है, अब ट्रक के पीछे कोई सामान पड़ा है, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, जो सामान वो किधर गिरेगा, पीछे गिरेगा जा करके।
तो जितना उसका मास होगा उस मास में से ट्रक के एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स कितना लगेगा, पीछे की तरफ नेगेटिव साइन। तो ये जो हमने माना ये किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है ना, जो मूव कर रहा है, मतलब ट्रक की वजह से लग रहा है जा करके। और हकीकत में यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था भाई, इंजन फोर्स लगा रहा है, तो इंजन वजह से ट्रक आगे मूव कर रहा है। तो चलो ट्रक पे तो पता चल रहा है भाई इसकी वजह से फोर्स आ रहा है, लेकिन इस ब्लॉक पे कहाँ से आया, तो ब्लॉक पे आया वो इसी वजह से आया। तो कैसा है, स्यूडो फोर्स है, तो उसके जस्ट अपोजिट में रहता है। अब यहाँ पर जब कहा भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स मतलब कोई भी ब्लॉक है मूव कर रहा है, उसमें क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो कैसा होगा ये, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल हो गया तो कॉन्सेप्ट किसका आएगा, स्यूडो फोर्स का। तो ये बात जो आ रही है वो किस में आ रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ रही है। तो नीचे लिख लेंगे द स्यूडो फोर्स is due to pseudo force is due to non inertial frame। ठीक है, ये ऐसे लिख लेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब हम स्यूडो फोर्स हम तभी मानेंगे जब हम कहाँ पर होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। अगर हम इनर्शियल फ्रेम पर हैं तब स्यूडो फोर्स हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है एससी वर्मा में जैसे दे रखा है और वो पूछा भी गया है, जैसे जे वगैरह में अपने में तो नहीं पूछा, लेकिन अपने में उसमें पूछा, जब लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पूछा गया है, कॉन्सेप्ट वही है। अब ये कहा गया कि मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई स्मॉल ब्लॉक रखा है ये। अब ये किस में है, रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, रोटेट करने के बाद भी यहीं पर रुका हुआ है। अब इस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए उसने क्या किया है कि एक मतलब इसके अंदर ये इंसान बैठा है और दूसरा ज़मीन पे खड़े हुए सब तमाशा देख रहा है क्या हो रहा है। दोनों फिजिक्स के बहुत बड़े जानकार हैं, ठीक है, वो जानते हैं भाई इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या रहता है, ठीक है, या नेट फोर्स क्या रहते हैं। अब देखिए ये 1 लिख रहा तो इसको लिख देते हैं 2। अब ये रोटेट कर रहा हूँ, ये देख रहा है कि भाई ये वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट में है। तो अब फिजिक्स का जानकार तो जाने भाई कोई बॉडी रेस्ट में तभी होगी जब नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब ये हम लोगों ने देखा था कि जैसे यहाँ पर सरफेस पे अगर किसी ब्लॉक को रखें, इसका जो वेट लगेगा किधर लगेगा, नीचे। इस सरफेस की वजह से जो फोर्स लगेगा उसे नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। तो यहाँ n बराबर किसके होगा, mg के। अब ये जब देखेगा तो उसे लगेगा ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसे पता भाई रोटेट तभी करेगा जब क्या मिलेगा उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वो किधर लगता है, सेंटर की तरफ। तो अगर ये ऑब्जर्वर 2 देखे, ऑब्जर्वर 2 अगर देखे इस ब्लॉक पे, उसे कहेगा कि ये समझ में आएगा एक फोर्स लग रहा होगा नीचे, एक लग रहा होगा ऊपर, और दूसरा लग रहा होगा इसके सेंटर की तरफ। अब ये कहा गया कि भाई पहले से जो फोर्स मौजूद होगा वही काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो यहाँ पर मौजूद जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन, भाई इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फोर्स क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, स्मूथ तो नहीं रहेगा, स्मूथ होता तो फिर खिसकता है ये, ठीक है, वो तो नहीं हो रहा है। उसने कहा भाई ये 3 फोर्स इसमें लग रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ पर है, अर्थ पर। अर्थ कैसी है, रेस्ट में, कैसा है, इनर्शियल फ्रेम। ठीक, ये इसकी बात हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये इनर्शियल है। अब मान लीजिए जो अंदर बैठा है ये अगर ऑब्जर्व करे, तो ऑब्जर्वर 1 अब ये उसमें बैठा है जो रोटेट कर रहा है, सिस्टम रोटेट कर रहा है, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल होगा तो ये क्या देखेगा भाई, एक फोर्स तो चलो अंदर तरफ लग रहा है, दूसरा क्या जाएगा, स्यूडो फोर्स आ जाएगा। स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। भाई ये खुद बैठा है तो उस पर तो महसूस हो रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीछे की तरफ जा रहे हैं। महसूस भी किया होगा सबने, जैसे जो रहते हैं ना वो झूले रहते हैं, उसमें झूला होगा, एक ऐसा रहता है घोड़े बने उसमें बैठ जाते हैं। ठीक है, वैसे घुमाता है, जैसे वो घूम रहा हो तो घोड़ा किधर जाता है, बाहर तरफ पहुंचता जाकर। तो जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। साइकिल चलाना हम लोग सीखते हैं, जब शुरू में चला रहे होते हो तो जिधर मुड़ना होता है पूरा शरीर हम उसी तरफ मोड़ देते हैं, पता फिर गिर भी जाते हैं उसी तरफ। मतलब जो हमारा वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो टेंडेंसी उसकी रहती है ना कि भाई अंदर की तरफ हम सेंट्रीपिटल फोर्स दें इसको, तो वो कंडीशन है। तो ऑब्जर्वर जब 1 देखेगा तो इस ब्लॉक पे क्या पाएगा कि
ये तो देखो वैसे ही रहेंगे कि mg रहेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा सेंटर तरफ लगेगा, इधर जो आ जाएगा बाहर की तरफ वो आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो बताने का मतलब ये था कि यह mv²/r की जो हम रखें वो किधर रखेंगे, बाहर की तरफ। हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बनाया वो mv²/r नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये बोला कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, पहले से जो फोर्स मौजूद होगा वही काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। सेंट्रीपिटल मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर कौन लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो अब क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, बात उसकी आ रही है। क्वेश्चन उन्होंने ये कहा था कि एक ब्लॉक है, ठीक है, मतलब बॉक्स है, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, एक पर्सन अर्थ पर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी। तो अब अगर इसकी वजह से देखेंगे तो क्या ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आएगा इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सीडो फोर्स, सीडो फोर्स लगेगा कब, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ये कहाँ पर है, इनर्शियल फ्रेम, मतलब इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं समझ में आएगा। बस समझ में तो तभी आएगा जब यहाँ पर उसके अंदर होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाकी सभी वैल्यू लिख रखी थी, दूसरा लास्ट में ऑप्शन था 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। भाई यहाँ पर देखो नहीं बनाया। अगर यही इसके अंदर हो तब फिर क्या होगा, उसे समझ में आएगा। बात समझ में आई? मतलब आपको सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी लाना है जब हम कहाँ पर होंगे, उस बॉक्स के अंदर, मतलब हम भी अगर मूव कर रहे होंगे। अब जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए, आगे आगे तो हम लोग को करेंगे ही। ये उन्होंने बोला भाई लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मान लेते हैं ऊपर, ठीक है। जो पूछा गया था वो नीचे की तरफ का था, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, लिफ्ट है भाई, खड़े हैं। अब वहाँ से क्या हुआ, जाकर किसी ब्लॉक को ड्रॉप किया, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वर, इसी तरह ये दूसरा हो गया, जा कर के हाथ बना देते हैं, गब्बर थोड़ी ना बन, ठाकुर नहीं हो जाएगा 4 हो गए, 6 हो गए, चमत्कारी होगा चलिए मिसलेनियस है अब देखिए ये 1 है और ये 2 है। क्वेश्चन ये पूछ रखा था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एज ऑब्जर्व बाय द मैन 2 and 1। तो पहले 2 जो देखेगा वो बताना है, फिर जो 1 देखेगा वो बताना है, बाकी ऑप्शन बना रखे हैं। तो अगर देखो 2 देखेगा, 2 को ऐसा लगेगा ये सीधे फ्री फॉल है, लिफ्ट आ रहा है, ऐसे बॉल को ड्रॉप किया तो उसे लगेगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो उसे महसूस नहीं होगा ना। तो 2 की वजह से दिखेगा, एक्सेलरेशन कितना दिखेगा जी। अब जब ये देखेगा तो इस पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स बताया कि हम डायरेक्शन क्या कर देते हैं, अपोजिट। तो देखो आर जी, तो देखो इसमें लगेगा नीचे, हमेशा जी तो नीचे लगेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ऊपर। तो इसको जो लगेगा जाकर क्या होगा, G-1। बस इतनी सी बात थी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे ध्यान रखिए, जो न्यूमेरिकल बनते हैं, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम तब माने चलेंगे जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जिस सिस्टम में मूव कर रहा है उसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। और क्या करते हैं, उसका जस्ट हम उल्टा कर देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो अंदर था, हमने उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर हो गया, बाहर की तरफ, mv²/r। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पर है तो स्यूडो फोर्स रहेगा, अगर इनर्शियल फ्रेम पर है तो स्यूडो फोर्स नहीं रहेगा। बना लेंगे इसको। ये बना लीजिए, इतना लिख लीजिए, एक लैंग्वेज लिखेंगे। अ बॉक्स इज रोटेटिंग, a box is rotating with angular velocity omega. A box is rotating with angular velocity omega, and a block of mass m, and a block of mass m placed at rest inside the box, placed at rest inside the box, then force as observed by, या फोर्स का फोर्सेस लिख दीजिए, फोर्सेस एज ऑब्जर्व बाय मैन इनसाइड द बॉक्स, inside the box and
outside and outside on the earth, ठीक है। तो इसमें जो अंदर है उसकी वजह से फोर्स और जो बाहर है उसकी वजह से फोर्स, तो अंदर उसे 1 कहा है, जो बाहर है उसे 2 कहा है, ठीक है। तो बना लेंगे और लिख लेंगे इसी तरीके से। और लिखना स्मॉल, ये F लिखा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा तो वो यहाँ पर रहेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। क्या बात है भाई, आराम से बैठिए। मन की शांति बड़ी कठिनाई से मिलती है। मन शांत नहीं रहेगा तो पढ़ोगे कैसे। फिर एक मन की शांति का भी लोग अपना चलाते हैं कि हमारे यहाँ योगा सीखो, विपश्यना में जाते हैं लोग, हफ्ते हफ्ते 15-15 दिन वहाँ पर मन की शांति को ढूंढते हैं, मिलती कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब जैसे कई बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन पूछते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन रहता है, जैसे जो सेंट्रीफ्यूगेशन रहता है, मतलब मिल्क को सेंट्रीफ्यूग करते हैं ना, तो उससे क्या रहता है कि मिल्क से जो क्रीम रहती है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन cream is separated from milk। जब सेपरेट हो जाएगी तो क्या बचेगा, मिल्क प्रोटीन बचेगी। ऐसे नहीं केवल मिल्क, जैसे किसी का, जैसे आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो वहाँ पर जैसे आप जो ब्लड सैंपल आपने कलेक्ट किया, ठीक है, तो उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जैसे ना ब्लड का पार्ट है, क्या रहता है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या रहती हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी। तो जो सेंट्रीफ्यूज करो तो आरबीसी रहेंगी, वो किधर हो जाएगी, नीचे, ठीक है। जो प्लाज्मा अगर मतलब उसको सेटल कर दो ऐसे ही, ठीक है, अगर पढ़ते हैं ना जैसे, तो वो जैसे उस सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो उसका सॉलिड पोर्शन होगा वो नीचे आ जाएगा और जो लिक्विड पोर्शन होगा वो ऊपर रहेगा जाकर, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन से हुआ जा करके। तो कहीं भी देखेंगे वो रहता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन रहती है, उसमें आप सेट कर दीजिए और ऑन करिए, वो घूम जाएगा। घूमने में 2-4-5 मिनट निकालोगे तो सब काम सेटल हो जाएगा। अब मतलब क्या देखिए इसका, अब जो फिजिक्स में क्वेश्चन है कि बात इसकी, जैसे अभी वहाँ का हमने ब्लड का एग्जाम्पल दिया, ठीक है भाई, जो उसमें सॉलिड पोर्शन था वो क्या थी, जैसे ब्लड थी, ब्लड सेल्स वो नीचे बैठ गई, और जो हल्का तो किधर आया, ऊपर रहा। वैसे इसमें होगा, मिल्क को जब सेंट्रीफ्यूग किया जाएगा तो उसमें कहा भाई मिल्क प्रोटीन है और क्या है, मिल्क फैट है। जो फैट होता है वो हल्का रहता है, उसकी डेंसिटी कम रहती है, और जो प्रोटीन रहती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब उसको हम सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो जो मास जिसका कम है, मतलब जो हल्का है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, mv²/r। तो जिसका देखिए मास ज़्यादा होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, और जिसका मास कम होगा किधर जाएगा, सेंटर की तरफ। तो जो मिल्क क्रीम रहती है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, और जो वो रहेगा प्रोटीन में किधर जाएगी, बाहर की तरफ, और हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल हो जाती है। तो मिल्क प्रोटीन से मिल्क फैट सेपरेट हो जाता है, तो वो जो क्रीम रहती है ऊपर फ्लोट करती है, तो ऊपर से फिर निकाल लिया जाता है उसको। तो ये तरीका आया। इसी तरह वहाँ भी रहेगा, जो इसलिए ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं भी अलग अलग पार्टिकल दिए जाएँ, आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कौन किधर जाएगा,
तो जो हल्का रहेगा, जो मतलब जिसका मास कम रहेगा, ठीक है, वो किधर पहुंचेगा जाकर के सेंटर की तरफ, जिसका मास ज़्यादा होगा किधर जाएगा, बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किधर लग रहा है, आउटवर्ड, mv²/r। तो ये ध्यान रखना है। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब ये रहेगा जो हैवी मास रहेगा और जो लाइट मास रहेगा दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। तो इसका एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखिए कहीं पर भी अगर हम mv²/r की डायरेक्शन बनाएंगे तो हम आउटवर्ड ही बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा तो वही फोर्स होगा जो पहले से लग रहा होगा। लिखिए जैसे एक न्यूमेरिकल, a stone tied to a string, tied to a string, revolved in horizontal circular path, full stop. The tension in the string is T and its length is L, small l लिख लेंगे जो भी आप लिखें, and length is L. Then centripetal force acting on the stone, will be what, डैश लगाएंगे, ऑप्शन लिखेंगे। चलो पहले तो यही इन्होंने कहा कि चलो 0 लिख दिया, दूसरा T हो गया, अब बताओ क्या रहेगा। अब देखो वही अपनी बेसिक लाइन पर आइए, क्या क्या गया भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स वही होगा जो फोर्स पहले से मौजूद होगा। अब रस्सी से ऐसे मतलब ये हमने यहाँ पर पत्थर बांधा है, इस तरह ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, तो रस्सी जैसे घुमाएंगे मतलब ऐसे ही हमने बांधे तो इस तरह ऐसे घुमा रहे हैं, तो रस्सी में क्या लगेगा, जो रस्सी का टेंशन रहेगा वो किधर लगेगा, अंदर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, mv²/रेडियस क्या L के बराबर रहेगी। तो वो फोर्स जो सेंटर की तरफ है वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा लग रहा है, टेंशन लग रहा है ना, बस T रहेगा। अब मैक्सिमम गलतियां जो होती हैं वो यही होती हैं, कई बार सोचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो पढ़ते हैं भाई mv²/r, तो बोले mv²/L लिखा है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो सोचेगा अच्छा सेंटर तरफ नेट फोर्स होना चाहिए तो T - mv²/L, यही सेंटर तरफ हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, बोला ये गया है, देखो लाइन वही लिखी है कि वो फोर्स जो पहले से मौजूद होगा वही काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स तरफ। पहले से फोर्स कौन सा है, टेंशन, तो टेंशन काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अगर हमसे ये कहता है कि नेट फोर्स बताओ तो अब 0 हो जाता भाई, जितना टेंशन T इधर लग रहा है उतने किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो आंसर इसका सही हो जाएगा टेंशन T। अब देखिए नेक्स्ट, ये मान लिए रस्सी से बांध करके किसी पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं तो इधर लगेगा टेंशन, ठीक है, और जो ऐसे घूमता जाएगा तो वेलोसिटी इसकी इधर ऐसे जाएगी ना, ऐसे घूम रहा होगा टेंजेंट। बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर लग रहा है तो लग ही रहा है, वो उसी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब जो क्वेश्चन रहते हैं बात इसकी आ रही है, क्वेश्चन ये कहेगा मान लीजिए ऐसा हो जाए
कि t नॉट इक्वल टू 0 बट वेलोसिटी बिकम 0, मतलब ऐसे हम घुमा रहे हैं, तो बताइए जो स्टोन होगा वो किधर जाएगा, आउटवर्ड, इनवर्ड, या रेडियली आउटवर्ड, या टेंजेंशियली आउटवर्ड। मतलब ये है कि हमने पत्थर को रस्सी से बांध कर ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज में लिखा होगा इफ़ वेलोसिटी बिकम 0 बट टेंशन नॉट इक्वल टू 0 देन स्टोन विल, अब स्टोन का क्या होगा ये बताना है। पहले ऑप्शन में कहा इट फ्लाई आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ चला जाएगा। दूसरा कह रहा है इट फॉल इनवर्ड, अंदर तरफ जाकर सेंट्रली। तीसरा कह रहा है इट गो टेंजेंशियली आउटवर्ड, ठीक है। तो सिंपल से देखो ये ऐसी काम है, तो इसमें फिजिक्स में कहा जाए तो जरूर ये लगता है कि भाई उसने कहा टी नॉट इक्वल टू 0, टी नॉट इक्वल टू मतलब टेंशन 0 नहीं हुआ है, क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि टेंशन 0 नहीं है, हम ऐसे घुमा रहे वेलोसिटी को हम 0 कर दें, तो मतलब ऐसे घुमाते जा घुमाते फिर हम क्या कर दें, रोक दें। अब रोक देंगे जाकर तो वेलोसिटी हो गई 0, तो किधर गिरेगा, अंदर तो गिरेगा जाकर के, तो किधर गया है, रेडियली इनवर्ड। तो भाई ऐसे ऐसे घुमा रहे तो धीरे धीरे से गिरा दो तो हाथ के चारों तरफ ऐसे लिपट जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जो स्टोन रहेगा रेडियली इनवर्ड रहेगा, ठीक। दूसरी कंडीशन भी है कि अब क्या हो जाए, टेंशन 0 हो जाए बट वेलोसिटी 0 ना हो, तो किधर आउटवर्ड, हाँ। तो आप दिमाग में जाएगा तो हम सोचोगे अच्छा इसके जो फोर्स लगता है जा करके इधर ये mv²/L आ जाएगा, तो किधर जाना चाहिए, बाहर तरफ, लेकिन बाहर तरफ नहीं जाएगा भाई। इसको जो सर्किल में आगे की तरफ ले जा रहा है वो वेलोसिटी टेंजेंट है ना, इसके लॉन्ग ऐसे जा रही है, तो अगर ये यहाँ से रस्सी टूट जाएगी तो रस्सी टूटे किधर, टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगी, तो उस केस में जो स्टोन होगा टेंजेंशियली आउटवर्ड रहेगा। टेंजेंशियली आउटवर्ड। ये ऐसे दे रखा है, मान लो कोई रोड है, तो एक मान लो जो ब्रिज पड़ा वो ऐसे है, ठीक है, दूसरा ब्रिज आया कुछ ज़्यादा ही उस तरह ऐसे दे रखा है। अब दोनों कंडीशन में यहाँ पे जो व्हीकल जा रहा है ये स्पीड ये ए पॉइंट पर है, इसका जो वही व्हीकल यहाँ पर पहुँच रहा है ये बी पॉइंट है, तो इनके नॉर्मल रिएक्शन में क्या रिलेशन रहेगा ये बताना है हम लोगों को। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि भाई एन ए बराबर एन बी रहेगा, दूसरा मान लीजिए हो गया एन ए इज ग्रेटर देन एन बी, फिर तीसरा हो गया एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, या इनमें से कोई नहीं। क्या पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नॉर्मल ये जैसे व्हीकल है ये n है और वेट लगेगा इसका mg, ये रहता जा करके। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनकी नॉर्मल रिएक्शन में क्या रिलेशन आएगा ये देखना है। अब देखो अगर कर्णपात आया तो कर्णपात आया तो उस पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर, बाहर की तरफ। ये तो है, हमें अब ये देखना mv²/r रखना हो, किधर रखना है, बाहर तरफ रखना है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ देखो इस पे ये लगी जाके नॉर्मल रिएक्शन Na और वेट इसका किधर लगेगा, अंदर की तरफ, और दूसरा इसके ऊपर और क्या लग रहा होगा जाकर के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आ रहा है mv²/r, तो ये r1 लिख देते हैं या ra कर देते हैं।
यहाँ पर देखिए तो वेट तो ये है ही, यहाँ पर ये पहुँचा जाकर नॉर्मल रिएक्शन एन बी, और जो इधर पहुँचे जाकर के एम वी स्क्वायर बाई आर बी। तो इस केस में देखिए ऊपर जो फोर्स आ रहा है ये ऐसे बनाता हूँ, ये एम जी ऊपर आ रहा है एन ए और पहुँच रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर ए। तो ये देखो हो गया एन ए प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर ए इज इक्वल टू एम जी। तो हम एन ए इज इक्वल टू करेंगे तो आएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर ए। ठीक, यहाँ पर इसी तरह सिमिलर मैनर ये देखेंगे तो आएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर बी, ये तो रहेगा, सेम केस है। अब इसमें से बताना है आपको भाई कौन ज़्यादा रहेगा, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। क्यों ज़्यादा रहेगा? हाँ सीधी बात, देखो इसमें हमने कल देखा था भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो जब ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसका 1/r क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, एम जी में वैल्यू कम माइनस होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या उसकी रेडियस कम है तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब ज़्यादा आएगी तो एम जी में वैल्यू ज़्यादा माइनस होगी, ज़्यादा माइनस तो क्या बचेगा, कम। मतलब यहाँ पर ज़्यादा बच रहा है, यहाँ पर कम बच रहा है, तो बी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी इन कंपेरिजन टू द ए। तो यहाँ लिख लेंगे एज आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, सो एम वी स्क्वायर बाई आर बी की वैल्यू लेस आएगी एम वी स्क्वायर बाई आर ए से। जब लेस माइनस होगा तो वैल्यू ये ज़्यादा रहेगी। तो सीधा से निष्कर्ष ये है कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, समझ लो नॉर्मल रिएक्शन उसी की ज़्यादा है नहीं। बी पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो बी पार्ट का नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा है। फुल स्टॉप। इट ascend over a convex bridge, कॉन्वेक्स ब्रिज। अब ब्रिज रहे तो कॉन्वेक्स रहेगा, ऐसे गड्ढा थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे मतलब बना दिया, ये मान लो ब्रिज है। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग असेंडिंग, ड्यूरिंग ascending its normal reaction will के बाद डैश लगाएंगे, ऑप्शन लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट या जीरो। हाँ, तो यहाँ देखिए जैसे एसेंड कर रहा होगा, सपोज करिए किसी कंडीशन में ये यहाँ पर है, ये वी वेलोसिटी, फिर ये टॉप पे पहुँच गया। अब इन पे हमें कंसीडर करना है, तो देखो असेंडिंग के समय देखेंगे तो लगभग वैसे ये कर्व पाथ ऐसे से आ रहा है, ऐसे, और हाईएस्ट पॉइंट पर ये कर्व ऐसे हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कर्वेचर ज़्यादा है कि नहीं,
और टॉप पे कर्वेचर क्या है, कम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर ज़्यादा आई, टॉप पे क्या हुई, कम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला भाई जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा उसी का नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा तो 1/r वैल्यू हो जाएगी कम। तो अगर मास में कम माइनस होगा तो ज़्यादा बचेगा। बाद में क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ का कम, तो 1 नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ना ऐसे। अब उसमें इतना नहीं सोचना है, तुम सोचे इधर जी आएगा फिर कुछ एंगल देखें cos थीटा, यहाँ पर जो एंगल आएगा वो जैसे वो भी तो कम रहेगा ना। अगर थीटा की वैल्यू कम है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा रहती है, बराबर नहीं होगी, जब डिसेंड करेगा तब तो होगा ना, अभी नहीं तो इतनी सी बात कह रहा ना, फिर ये इधर इधर चलेगा जा करके। तो नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज। नेक्स्ट बनाते हैं ये हिली टेरेन है, ब्रिज नहीं है। कभी राजस्थान वगैरह में जाना, पहले ऊंची से पहाड़ी बन जाएगी, फिर नीचे से गड्ढे से जाकर फिर ऐसे ऊपर चढ़ के आओगे, वही है, एडवेंचर है। ठीक है, एक देखा होगा आप लोगों ने, देखा पहले दूरदर्शन पे एक प्रचार आता था, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आता था फेविकोल का। तो उसमें एक ऑटो रहती है, जैसे नहीं पीछे 3 पहिए रहते, आगे एक पहिया ऐसे बना रहता जा करके, ठीक है, वो धीरे धीरे से गड्ढे से चढ़ते से ऊपर रोड पे दिखाते हैं। और जैसे पहले 2-4 आदमी दिखाई देते हैं, फिर 10 दिखाई देते हैं, फिर 20 दिखा, सब कहीं लड़के रहते हैं, ऐसे 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 हिले हिल के चल रही होती है जा करके। फिर सोचते हैं देखा इतने लोग, फिर सोचते कैसे बैठे हैं, फिर पीछे ही दिखाते फेविकोल का डिब्बा बोलो फेविकोल का मजबूत जोड़, ठीक है, एक ऑटो में बस के बराबर पैसेंजर बैठे हैं। तो उसमें ऐसे ही रहता है कि वो ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर चढ़ रहा होता है, जब नीचे सामने आएगा तब आपको दिखाई देगा। तो वही है, तो हिली टेरेन है कोई ऐसे। हाँ, तो उसमें जो पहले से वो पहाड़ी आई, ऊपर चढ़ गया, फिर ऐसे गया, तो हमें हर एक कंडीशन पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी ये बताना है। तो इसको मान लेते हैं ए, फिर ये मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा, ये बी, फिर ये यहाँ पर रहा, ये सी। तो लैंग्वेज बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मतलब समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर ये बताना है कि इनमें ए बी सी डी में क्या रिलेशन होगा। पहले ये कह रहा है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सी, ये बराबर रहेंगे। फिर मान लीजिए कहते हैं कि नहीं, जो ए रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जो बी रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, बस सी सबसे कम रहेगा। फिर उल्टा कर देते हैं, सी को सबसे ज़्यादा कर देते हैं, बी को उससे कम, ए को सबसे कम। दूसरा ये कर देते हैं कि एन सी को ज़्यादा रखते हैं, फिर ए को ज़्यादा रखते हैं, फिर बी को सबसे कम कर देते हैं, डी। बी और डी में कन्फ्यूजन होता है, सेकंड और लास्ट, ठीक है। सोचो और बताओ। जो तरीका बताया उसमें जरा आप इम्प्लाई करके देखिए, इसको अप्लाई करिए, क्या आना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। सेकंड। भाई हम लोगों ने ये पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से अवे बनाएंगे, डी लास्ट। चलिए देखते हैं, देखो इसमें तो क्या रहेगा, इसमें तो आसान काम है कि ये ऊपर तरफ रहेगा एन ए और ये नीचे रहेगा एम बी। इसमें हम लोगों ने ये देखा
कि ये एन बी ऊपर रहेगा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर और इधर रहेगा एम जी। तो यहाँ देखो निकल के ये आता था कि एम जी में से ये वैल्यू माइनस कर देते थे ना, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें देखो वेट तो नीचे ही लगेगा, अब इसका जो सेंटर है ऊपर की तरफ है तो इधर अब ये लगेगा, तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, तो सी, तो एन सी इज इक्वल टू देखेंगे आ जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ये है कंडीशन। अब इसमें देख लेते हैं कौन ज़्यादा पहुंच रहा है। अब देखिए यहाँ पर n बराबर एम जी है, यहाँ पर एम जी में जोड़ा गया है और यहाँ पर एम जी में माइनस किया गया है, तो एम जी तो अपना बेस लाइन हो गया ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई एन ए इज इक्वल टू क्या है एम जी। एम जी से अगर ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, अगर एम जी से कम तो वो इससे भी कम हो जाएगा, यही मतलब है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है सी और सबसे कम कौन सा है बी, तो सी ज़्यादा होना चाहिए बी सबसे कम होना चाहिए, तो आंसर कौन सा रहेगा डी। ठीक है, तो इन तरह क्वेश्चन हो गए, तीनों ही ऐसे और हम पूछे गए और जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। हालांकि पहले जब AIPMT होता था तो उसमें भी पूछा गया है कि क्या रहता, तो उसमें ज़्यादा नहीं पूछा, उन्होंने ऐसे पूछा गया था जो AIPMT में आया है, उन्होंने पहले एक ऐसे बनाया जो हमने इसके पहले बनाया था, फिर ऐसे बनाया है, आज में रिलेशन पूछा है। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा, तो इस केस का ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट लिखिए न्यूमेरिकल। देखिए अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ such that its radial acceleration is varies as AC is equal to K square R T square. Then find the net acceleration. Then find the net acceleration of the particle. तो नेट एक्सेलरेशन में क्या आता है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, यही रहेगा।
अब देखिए करेंगे क्या, हम लोगों को ये पता चला कि भाई रेडियल एक्सेलरेशन रहता है वी स्क्वायर बाई आर, तो वी की वैल्यू पता कर लें, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है वो डी वी अपॉन डी टी, यही रहता है जाकर के। अब ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है मतलब कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब दोनों होंगे, रेडियल भी मिलेगा और हमें टेंजेंशियल मिलेगा। तो ये इसमें कह रहा है, तो ये देखो हमें ये पता चलता है वी स्क्वायर बाई आर लिखा है ना, ये इधर क्या लिखा है के आर टी स्क्वायर, तो यहाँ देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। अब वी अगर हटाएंगे तो अगर रूट कर देंगे तो केवल के बचेगा, आर बचेगा और टी बचेगा, ये तो होगा, ये आ गई वेलोसिटी, ठीक है। वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ये लिख रखी है। अब क्या निकालना है, चलो ये तो हो जाएगा, ए सी की वैल्यू लिख रखी है, अब क्या निकालना है ए टी, तो ए टी के लिए हम क्या करते हैं डी वी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो के आर इधर हम रख देंगे भाई, डी अपॉन डी टी इसका क्या करेंगे टी, तो देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी आ गई के आर, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये रेडियल एक्सेलरेशन लिख ही रखा है, दोनों क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये तो मतलब होगा। तो नेट एक्सेलरेशन देख लेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अगर हम करना भी चाहें क्या यही आ रहा है तो देखो देख लो वी की वैल्यू ये आ रही है, इसका स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर, तो कट के देखो वही तो आया के स्क्वायर टी स्क्वायर आर, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने में क्या पाएंगे के पावर 4 आर स्क्वायर टी पावर 4 प्लस ए टी स्क्वायर करने के स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जो भी इसमें रखेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ मान लीजिए हम लोगों ने किया भाई के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर टी पावर 4 प्लस 1, के स्क्वायर आर स्क्वायर को बाहर लेंगे तो के आर अंडर रूट ये रिजल्टेंट, हाँ टी पावर 4। अब देखिए अगर कहीं भी आगे हम जब धीरे धीरे सर्कुलर मोशन और पढ़ेंगे तो आप कई बार ये नहीं समझ पाओगे कि हमें रेडियल निकालना है, टेंजेंशियल निकालना है, नेट निकालना है। देखो जब यूनिफॉर्म पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल रेडियल मिलेगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म तो रेडियल भी मिलेगा और टेंजेंशियल मिलेगा। अब यहाँ पर देखो जो एक्सेलरेशन है वो बदल रहा है, बदलना किसी भी तरीके से हो, देखो यहाँ समय के साथ बदल रहा है या पोजीशन के हिसाब से भी बदल सकता है। तो अगर जहाँ पर चेंज हो रहा होगा वहाँ हम नेट निकालेंगे, नेट में क्या आएगा टेंजेंशियल भी आएगा और रेडियल भी आएगा। तो नेट देखो यहाँ एक्सेलरेशन पूछा है, नेट फोर्स भी पूछ सकता था, फोर्स में केवल क्या करेंगे मास से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट फोर्स भी आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। ठीक, अब जैसे लिखिए क्वेश्चन, लिखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, the kinetic energy of a particle
moving in circular path given as kinetic particle moving in a circular path given as, ये लिख रखी है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू AS स्क्वायर, वेयर A is constant and S is the displacement. ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस, डिस्प्ले फ्रॉम द सेंटर, या रेडियस लिख दीजिए. देन फाइंड द नेट फोर्स acting on the particle. या डिस्प्लेसमेंट जो रेडियस ब्रैकेट में लिखा है ना उसको काट दीजिए, केवल डिस्प्लेसमेंट रखिए. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रेडियस बराबर थोड़ी ना हो जाएंगी, रेडियस काट दीजिए, केवल S इज द डिस्प्लेसमेंट. आगे लिख लेंगे एज्यूम द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R स्मॉल r. एज्यूम द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R स्मॉल r. अब देखिए नेट फोर्स कह रहा है, तो जैसे अभी हमने कहा भाई नेट अगर फोर्स कहेगा तो हम कौन कौन सा फोर्स देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स FC स्क्वायर, और क्या रहेगा टेंजेंशियल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो आएगा MV स्क्वायर बाई R, और टेंजेंशियल फोर्स की बात करेंगे तो M इंटू क्या आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये तो रहेगा. अपना पूरा टारगेट ये है कि हम क्या पता कर लें, MV स्क्वायर बाई R की वैल्यू पता कर लें, और क्या पता कर लें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर करके दोनों हमको जोड़ देंगे. अब यहाँ पर लिखते हैं इससे जो भी हम कर सकते हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी लिख रखी है तो काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ MV स्क्वायर, ये इज इक्वल टू लिखा है AS स्क्वायर. तो ये देखो लिखा है MV स्क्वायर, MV स्क्वायर तो पता चल जाएगा ना, MV स्क्वायर निकालेंगे, MV स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा 2AS स्क्वायर अपॉन R. अगर कर दें हम MV स्क्वायर बाई R कर दें तो ये देखो कितना आएगा 2AS स्क्वायर बाई R. ये तो हुआ भाई MV स्क्वायर में R से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये हमें क्या पता चल गया सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू देखिए ये आ रहा है 2AS स्क्वायर बाई R, इक्वेशन फर्स्ट. अब क्या निकालना है हमको टेंजेंशियल. टेंजेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी का हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है dV अपॉन dt, तभी तो निकलता है. इसी फॉर्मूले में फिर से आते हैं. देखिए तो यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है MV स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS स्क्वायर. तो यहाँ पर देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो 2A स्क्वायर अपॉन M. ठीक है, अगर यहाँ पर केवल देखो V करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2M, ये 2A अपॉन M, और S स्क्वायर रहेगा तो S में देखेंगे S आ जाएगा बाहर, टू ए अपॉन M. अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है dV अपॉन dt. अब ये वैल्यू है कांस्टेंट 2A अपॉन M. डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को ds अपॉन dt. ds अपॉन dt क्या हो जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है. तो यहाँ पर हम लोग देखो चेक करेंगे तो ये तो वही हो गया अंडर रूट 2A अपॉन M. ये वेलोसिटी हो गई, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं. तो ये रहेगा S 2A अपॉन M. क्या आया देखिए, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रूट और रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2A अपॉन M, और इधर क्या बचेगा S. निकालना क्या हमको टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स M इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो M इंटू 2AS अपॉन M. M से M कैंसिल हो गया तो टेंजेंशियल फोर्स हो गया जा करके 2AS, ये सेकंड रहा जा करके.
पता चल गया सब कुछ आपको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो रिजल्टेंट अंडर रूट, अब ये तो लिखा ही रखा है हम लोगों ने, तो सीधे कर दे रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे। अब पहले जो कर सकते हैं उसको करते हैं, 2as, ठीक है, इसको कर लेते हैं बाहर। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ। देखो इसका स्क्वायर करें तो आ गया 4a² s⁴ अपॉन m प्लस 4a² s², यही रहेगा ना। क्या कर सकते हैं, इस रूट के अंदर ही करते हैं। देखो 4a² s² कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच रहा है देखो केवल s², और इधर क्या बच रहा है m, ये तो बच रहा है, और इधर क्या बचेगा 1। अब 4a² को बाहर ले आएंगे तो बचेगा 2as अंडर रूट ऑफ s²/m प्लस 1। ये नेट चेक कर लेंगे कोई अंतर, हाँ ये देखो ये अंतर पड़ जा रही है, स्क्वायर कर m² रहेगा ना ये, तो m² है तो यहाँ m² भी कॉमन ले लेंगे हम, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा 2as/m s² प्लस 1 आ जाएगा, बस पूरे का होल स्क्वायर है। 2as, हाँ सही कह रहे हो, हाँ ये r था, r², तो r² लिया बाहर ये, तो क्या जाएगा r। अच्छा इसमें नहीं है तो नहीं, अगर हम लेना चाहें तो r², अगर 2as/r² ले तो r² इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे लिख देते हैं, एक सिमेट्री बन जाएगी ना लिखने का, बात ये है s² प्लस r², और कुछ रहेगा, ठीक है। 4as² तो ऊपर s² बचा, r² ये हट जाएगा यहाँ से, r² वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है 2as/r। ठीक है, दो एक्सप्रेशन हम लोग देखें, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल या रेडियल। अब इन्हीं के बेसिस पर मोशन को डिसाइड किया जाएगा। जैसे पहला पॉइंट, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या ये सर्कल मूव करेगा? नहीं करेगा भाई। सर्कल मूव करने के लिए, कर्व पाथ मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये कह रहा है कि ये 0 है, मतलब ये तय हो गया वो सर्कल मूव नहीं करेगा। दूसरा आता था टेंजेंशियल। अब मान लीजिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 हो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, अगर नहीं चेंज हो रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। मतलब इसका तय हो गया कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़े थे किसमें? देखो सर्कल मूव नहीं कर रहा है, किधर मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ही वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, तो इसमें क्या रह जा करके पार्टिकल विल मूव विथ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। क्वेश्चन क्या रहेगा? ऐसे लिख देगा, पूछे बताओ इसकी मोशन कैसी रहेगी। तो अगर ये 0 मतलब सर्कल में नहीं, अगर ये भी 0 मतलब कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन विथ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, मतलब 1D जो पढ़ा जा करके, तो ये रहेगा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। यूनिफॉर्म
स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक, फर्स्ट। दूसरा देखते हैं, अब इसमें उल्टा कह दे, मान लीजिए ये जीरो ना हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो, इसमें देखो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, लेकिन किस में घूमेगा वो, सर्कल में। तो कैसा सर्कल बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड का। भाई ये जीरो है ना, जीरो मतलब क्या, स्पीड कैसी रही, कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर टी जीरो है मतलब उसकी जो स्पीड आ रही है वो कांस्टेंट है, तो सर्कल मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड। तो ऐसे सर्कुलर मोशन को जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थर्ड, अब इसको उल्टा कर देते हैं कि ए सी इज इक्वल टू जीरो रहे बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे ये पता चलेगा सर्कल मूव नहीं करेगा, किधर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कैसी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो वेलोसिटी वेरिएबल होती थी वो हम लोग पढ़े थे नॉन यूनिफॉर्म, है नहीं भाई, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें एवरेज है। तो ये आ जाएगा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, यह एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है। एंड फोर्थ में क्या हो जाए, ये दोनों नॉन जीरो हों, ए सी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए टी भी नॉट इक्वल टू जीरो। इससे ये पता चला भाई वो देखो सर्कल मूव करेगा, लेकिन कैसे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, तो आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस में हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लेंगे चारों पॉइंट को। ऐसे बंद कर देना है।